हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का स्रोत। लेकिन उसके पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मतलब पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ मुद्दे रह गए हैं, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे एंड फिर हम लोग मूव करेंगे बात करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे संविधान सभा में संविधान की कुल कितनी रीडिंग हुई थी, कुल कितनी पाठन हुआ था, कुल कितना बार संविधान को पढ़ा गया था। कुल 3 बार, 3 वाचन हुए थे, 3 पाठन हुआ था या 3 रीडिंग हुई थी। तो हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। याद रखिएगा, अभी हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन was prepared in Feb 1948। यानी कि जो हमारे संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट का मतलब क्या, एक तरह से मतलब मोटा मोटा हमारे संविधान कैसा हो, एक ड्राफ्ट तैयार किया कि इस तरह का संविधान हमारा होगा, पूरा ये बातें होगी, ये चीजें होगी, एक पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर उसके अंदर कई सारे संशोधन हुए आगे चलकर, तब जाकर फाइनली हमारा संविधान बनता है। लेकिन जो पहला ड्राफ्ट इसका तैयार होता है वो कब होता है? फरवरी 1948 में। ये सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, यानी कि हमारे संविधान का पहला प्रारूप, हमारे संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार हुआ बनकर? पहला प्रारूप फरवरी 1948 में बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों, इसे किसने तैयार किया था? किसने इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया था? पहला जो ड्राफ्ट संविधान का किसने प्रिपेयर किया था? याद रखिएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, इज प्रिपेयर्ड बाय बी.एन. राव, बी.एन. राव। यानी कि हमारे संविधान का जो पहला प्रारूप है, याद रखिएगा, हमारे संविधान का पहला प्रारूप, हमारे संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। बी.एन. राव ने तैयार किया। अब देखिए, संविधान का प्रारूप बनकर तैयार है, इसमें छोटे मोटे कई सुधार करके अब इसको संविधान सभा के सामने रखा जाना है, ताकि इसके ऊपर क्या हो, डिस्कशन हो, इसको पढ़ा जाए संविधान सभा के सामने। क्योंकि ये तो एक बी.एन. राव ने इसे तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको क्या किया है, प्रिपेयर किया है, जो 7 सदस्य थे। हम लोग अभी आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसको पूरे संविधान सभा के सामने रखना है, पूरे संविधान सभा के सामने पढ़ना है, ताकि वो भी इसके बारे में सुने, उसके बारे में जाने कि क्या संविधान बनने जा रहा है। फिर आगे चलकर उसमें दूसरी रीडिंग होगी, जिसमें कि क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन होगी, है ना। तो ये 3 रीडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर अगर साथ में लिखना है तो आप लिख सकते हो। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं, है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो तो बताइए, फिर हम चलेंगे इसके आगे। जी, चलें आगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान के प्रारूप को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि ये अध्यक्ष थे उस समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी की अभी हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फर्स्ट रीडिंग के लिए
फर्स्ट रीडिंग के लिए कब रखते हैं? फर्स्ट रीडिंग के लिए 4 नवंबर 1948 को रखते हैं। यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was presented to Constituent Assembly for first reading। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में जिसे लिखना है आप लिख लीजिएगा, है ना, कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was presented to Constituent Assembly for first reading by Dr. B. R. Ambedkar on which date? On 4th of November, on 4th of November 1948। ठीक, अब इसके बाद की बात करते हैं कि याद रखिएगा ये जो फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग के लिए कब रखा गया? तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान को सेकंड रीडिंग के लिए, यानी द्वितीय वाचन या सेकंड पाठन, द्वितीय पाठन के लिए, सेकंड रीडिंग के लिए 15 नवंबर 1948 को रखा गया, जो 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ? पूरा हुआ। देखिए कितना समय लगा पूरे संविधान को पढ़ने में। सेकंड रीडिंग में कितना समय लगता है, देखिए कि सेकंड रीडिंग के लिए रखा कब जाता है? 15 नवंबर 1948 को, और ये कंप्लीट कब हो रहा है? 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, और सेकंड रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन 15th of November 1948 and completed on 17th of October 1949। इंग्लिश में आपको लिखना है, लिख लीजिए। रेडियन नहीं होता है, रीडिंग होता है। रीडिंग का मतलब संविधान को पढ़ना, है ना। संविधान को क्या कर रहे थे? सभी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके बीच में पढ़ा जा रहा था, वहां पर डिस्कशन हो रहा था, क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन हो रहा था। यहाँ पर क्लाउज बाय क्लाउज यानी भाग खंड सहित, है ना, क्लाउज बाय क्लाउज या खंड सहित यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था, को कहते हैं खंड। खंड सहित यहाँ पर क्या हो रहा था? डिस्कशन हो रहा था। जैसे आर्टिकल 1 है तो उसके क्लाउज 1 में क्या क्या बातें हैं, आर्टिकल 2 है तो उसमें क्या क्या बातें हैं, आर्टिकल 3 है तो उसके अंदर अलग अलग क्या क्या बातें हैं। यानी एक एक संविधान के एक एक अनुच्छेद को उसके क्लाउज के साथ पढ़ा गया और उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर डिबेट हुआ, उस पर चर्चा हुआ, और उसमें अगर कुछ संशोधन की जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधन हुआ। ठीक है, बिल्कुल। आफ्ताब जी एक आर्टिकल है उसके ऊपर डिस्कशन में पूरा एक दिन लगता था, क्योंकि हम पूरे देश के लिए संविधान बनाने जा रहे हैं और हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने इतनी मेहनत करी है इसके ऊपर, इतना मेहनत किया, तभी अभी देखिए कब बना था हमारा संविधान? 1950 में। अभी भी वो संविधान उसी तरह से कुछ संशोधनों के साथ चल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा संविधान उन्होंने हमें बनाकर दिया है। क्लियर? इस पर क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन होता था, एक क्लाउज, एक मतलब आर्टिकल को एक के ऊपर एक एक दिन डिबेट चलता था, आखिर इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा रीडिंग जो होता है, आगे चला। ठीक है, अब थर्ड रीडिंग देखिए क्या होता है कि यहां पर क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन हो गया, तो फाइनल पूरा ड्राफ्ट एकदम जो है आपका, यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक ये फाइनल ड्राफ्ट यहां पर होगा, क्योंकि फर्स्ट ड्राफ्ट तो, अच्छा ये फर्स्ट है, लेकिन यहां पर जो है फर्स्ट ड्राफ्ट ये हमें तैयार किया था इसने, तो याद रखिएगा यहां पर संविधान के अंतिम प्रारूप को यहां पर लिख लीजिएगा, संविधान के अंतिम प्रारूप को, यानी फाइनल ड्राफ्ट को। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट को कब रखा गया? 4 नवंबर को रखा था, जब पूरा प्रारूप बनकर तैयार हो गया हमारे संविधान का, तब रखा था उन्होंने। अब इसके बाद क्या होता है याद रखिएगा, थर्ड रीडिंग के लिए, थर्ड रीडिंग के लिए संविधान को 14 नवंबर 1949 को रखा गया, जो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ।
समझना है ध्यान से एक एक पॉइंट। यानी कि जो फाइनल रीडिंग था, थर्ड रीडिंग था, ठीक है, थर्ड रीडिंग था, थर्ड रीडिंग के लिए कब रखा गया, ये अब पूरा डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग अपने संविधान का अंतिम पाठन हो रहा है कि ये चीजें हैं, ये इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे अपनाने वाले हैं। यहाँ पर डिस्कशन डिबेट नहीं चल रहा था, यहाँ पर पूरा संविधान जो है, फाइनल जो संविधान हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, कब, याद रखिएगा कब, 1949 को 26 नवंबर को, उस दिन जो संविधान अडॉप्ट किया गया उसके बारे में, उसका जो पाठन हो रहा था, फाइनल रीडिंग हो रहा था, वो कब, तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और स्टार्ट कब हुआ था, 14 नवंबर 1949। ठीक है, फर्स्ट में सिर्फ पढ़ा गया उसे, है ना, इसलिए उसमें कम समय लगा। थर्ड में भी सिर्फ पढ़ा गया, इसलिए कम समय लगा। जो लेकिन सेकेंड रीडिंग जो था, उसमें अलग अलग आर्टिकल के ऊपर, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्लाउजेस के ऊपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसको पास किया गया, पारित किया गया, तब जाकर वो हमारे संविधान का हिस्सा बन रहा था। हर आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, और उसको क्या किया जाता था, पास किया जाता था संविधान सभा के द्वारा, तब जाकर वो संविधान का हिस्सा बन जाता। ठीक है, क्लियर। ड्राफ्ट का मतलब होता है नहीं कि किसी चीज का, कि हम इस तरह का, मतलब कि संविधान के अंदर पहले प्रस्तावना है, फिर भाग 1 है, फिर भाग 2 है, फिर भाग 3 है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है, फिर भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है, भाग 3 में 12 से 35 तक है, इस तरह। ठीक है, ये होता है किसका मतलब, ड्राफ्ट का मतलब। ठीक है, आफ्ताब जी यहाँ पर तो लिख दिया है मैंने, देखिए कितना दिन लगा है, देखिए कब स्टार्ट हुआ था ये, 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ और खत्म कब हुआ, 17 अक्टूबर 1949 को, लिखा हुआ है। रीडिंग का मतलब होता है वाचन, हिंदी में आप लिख सकते हो वाचन या पठन, पाठन, तो वाचन या फिर पाठन बोल सकते। अब इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को 299 मेंबर में 284 मेंबर ने संविधान पर, संविधान पर साइन कर उसे अपनाया, उसे अपनाया। यानी 299 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स ने संविधान पर साइन किया, 284 मेंबर्स ने संविधान पर साइन किया और संविधान को क्या हुआ, अपनाया उन्होंने। ठीक है, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, सॉरी 1949 होगा, बाय मिस्टेक, 26 नवंबर 1949 को, ये बाय मिस्टेक हो गया, 1949 हो गई, है ना। अब देखिए, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसी दिन क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, या फिर इसी दिन क्या मनाते हैं, नेशनल लॉ डे। इसी दिन क्या मनाते हैं, नेशनल लॉ डे। यानी इसी दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं क्या, संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय कानून दिवस, है ना, क्लियर। क्योंकि इसी 26 नवंबर को हमारा क्या होता है, यही कारण है कि 26 नवंबर को क्या होता है, 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ये 1949 हटा लीजिए, यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर नेशनल लॉ डे मनाते हैं, इसको आप याद रखिए। क्लियर है यहां तक, हाँ, 2015 से, फ्रॉम 2015, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है वह सभा जिसने हमारे संविधान को बनाया है। प्रतीक जी, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, पहले जाकर आप पुरानी क्लासेस देखिए। अगर आप ऐसे बीच में आएंगे और अचानक से आप मतलब क्लास में आ जाएंगे बिना पिछली क्लासेस को देखे हुए, फिर ये समस्याएं होगी आपको, है ना, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा गठन सब कुछ बता दिया है, कैसे कैसे बना है। और अभी अगर आप पूछ रहे हैं, पूरा मतलब रामायण खत्म हो गया और अब पूछ रहे हैं कि सीता और राम कौन थे। चलिए, यहां तक लिख लिया सभी ने, किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ही, 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को अपनाया गया, 49 को
संविधान के कुछ प्रावधान, संविधान के कुछ प्रोविजंस को, कुछ प्रोविजन को या कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया। कुल कितने अनुच्छेद को लागू किया गया? याद रखिएगा, कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। 16 अनुच्छेद को लागू किया गया, यानी कि टोटल जो 16 आर्टिकल थे उसको इस दिन लागू किया गया। कब? 26 नवंबर 1949। किससे किससे संबंधित है ना? पहला याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे, यानी सिटीजनशिप से जो रिलेटेड प्रावधान थे उसको लागू कर दिया गया। दूसरा, अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, अंतरिम अंतरिम पार्लियामेंट कह लीजिए एक तरह से, अंतरिम संसद, इससे रिलेटेड प्रावधान को लागू किया गया। और तीसरा, इलेक्शन, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। ये प्रोविजंस जो थे 288 नहीं बल्कि 284 है सोनम, क्योंकि 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे उस समय, इसीलिए बाकी मेंबर्स प्रेजेंट नहीं थे। अब बात करते हैं इसके आगे। तो याद रखिएगा, पूरे संविधान को कब लागू किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। यानी जो पूरा संविधान लागू किया गया वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है पूरा का पूरा संविधान। क्यों? किसके अनुरोध पर? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रिक्वेस्ट किया संविधान सभा के सामने कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 महीने रुक जाएं और 2 महीने रुककर पूरे संविधान को क्या करें? लागू करें। 2 महीने रुक जाएं और 2 महीने रुककर संविधान को लागू करें, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया है। उस दिन को भारत की जनता याद रखे, इसलिए क्या 26 जनवरी को इस संविधान को लागू किया जाए पूरी रूप से? तो संविधान सभा ने कहा हाँ कर सकते हैं, 2 महीने का इंतजार कर सकते हैं। और इसलिए 26 जनवरी 1950 को जाकर हमारा संविधान लागू होता है। और इसलिए 26 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, क्योंकि इसी दिन जाकर हमारा संविधान क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होता है? लागू होता है। क्लियर है यहां तक? आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए यहां तक, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग इसके आगे मूव करेंगे। अगर आप देखिए साथ में नोट्स बना रहे हैं तो फिर पीडीएफ देखना क्यों जरूरी है? फिर देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, अंतरिम संसद और निर्वाचन, इससे संबंधित प्रावधान को लागू कर दिया गया। यानी कि कुल कितने अनुच्छेद को लागू किया गया? 16 अनुच्छेद को उस दिन लागू किया। बाकी का पूरा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने आग्रह किया कि देखिए हमारा संविधान बनकर तैयार है, आज की जगह हम क्या इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी को लागू कर सकते हैं 1950 में? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया है और भारत की जनता उस 26 जनवरी के दिन का महत्व याद रखे, तो क्या हम इसके लिए इसे 26 जनवरी को लागू करें? तो कहेंगे, उन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा हाँ किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं इसके बाद। अब देखिए कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान का जो मुख्य पेज है वो किसने तैयार किया, किसने डिजाइन किया? हमारा जो मूल संविधान है, याद रखिएगा जब 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ध्यान से समझिएगा, इस दिन हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? 26 जनवरी 1950 को कुल आर्टिकल कितने थे? कुल अनुच्छेद इस दिन कितने थे? तो याद रखिएगा 395। हमारे संविधान में भाग कितने थे? भाग यानी टोटल आर्टिकल कितने थे? टोटल आर्टिकल कितने थे हमारे संविधान में उस दिन जब लागू हुआ है? 395।
कुल भाग कितने थे? कुल भाग कितने थे उस दिन? 22। यानी टोटल पार्ट कितने थे? याद रखिएगा 22। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूची यानी स्केड्यूल कितने थे उस समय जिस दिन ये लागू हुआ है? उस समय अनुसूचित कितनी थी? 8। कितनी अनुसूची थी? अब कहेंगे सर ये अनुच्छेद क्या है, ये भाग क्या है, ये अनुसूचियां क्या है? याद रखिएगा जो भाग है, भाग की जब हम बात करते हैं, भाग जैसे आप किताब निकालते हैं और किताब में आप क्या पढ़ते हो? चैप्टर्स पढ़ते हो ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, है ना? हाँ बिल्कुल, यही सिर्फ रीजन था और कोई रीजन नहीं है रोहित। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जैसे होता है हमारी किताब, उसी तरह हमारा संविधान क्या एक किताब है। और अगर आप अपने मूल संविधान को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाइए, संसद की लाइब्रेरी में हमारा मूल संविधान अभी भी लिख रखा हुआ है। हीलियम केस है उसमें, उसको ग्लास के अंदर वो रखा हुआ है हमारा मूल संविधान अभी भी। संसद के कहां पर? लाइब्रेरी में। अगर आप देखना है आप संसद की लाइब्रेरी में जाकर हमारे मूल संविधान को भी देख। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग क्या है? तो भाग क्या है, जैसे किताब के अंदर चैप्टर होता है उसी तरह हमारे संविधान में भी अलग अलग चैप्टर है। चैप्टर 1 बात करता है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चैप्टर 2 बात करता है नागरिकता, सिटीजनशिप। चैप्टर 3 बात करता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। चैप्टर 4 डीपीएसपी। चैप्टर 4 ए या चैप्टर 4 ए या 4 का मौलिक कर्तव्य। चैप्टर 5 संघ। चैप्टर 6 स्टेट्स। इसी तरह अलग अलग टोटल कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर है। और जब चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों, ये जो चैप्टर है याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर जो आप कंटेंट पढ़ते हो, चैप्टर 1 है जैसे, उसमें जो आप लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, उसमें जो चीजें लिखी गई है उसे आर्टिकल में लिखा गया है। वो किसी चैप्टर के अंदर जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो क्या है? आर्टिकल है। अब कहेंगे सर अनुसूचियां क्या है? फिर अनुसूचियों की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा अनुसूचियों का मतलब क्या होता है। जैसे आपको किसी विशिष्ट चीज के बारे में जानकारी चाहिए, कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका वर्णन आपको स्केड्यूल 1 में मिलेगा। अगर आपको जानना है कि किसको कितना सैलरी मिलता है, किसको कितना वेतन मिलता है, तो उसका आपको स्केड्यूल 2 में मिलेगा। कुछ संवैधानिक पदों का, सभी का नहीं, कुछ संवैधानिक पद है जिसका सैलरी और इमोल्यूमेंट्स कितना है वो आपको स्केड्यूल 2 में मिलेगा। उसके बारे में जानना है तो आप स्केड्यूल 2 को देखिए। मतलब कुछ विशिष्ट जानकारियों के लिए हमारे संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई है। जैसे किसको कौन शपथ, यानी कौन किस रूप में शपथ लेता है, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप अनुसूची 3 में जाइए। किस राज्यसभा में किस राज्य में कितना सीटें हैं, कितनी सीट है, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे कैसे हुआ है राज्यों के अंदर, वो उसके बारे में जानना है, आप अनुसूची 4 में जाइए। ठीक है। तो अनुसूची क्या है? जैसे किताबों में इंडेक्स होता है ना, लास्ट में टेबल होता है, लॉगरिथमिक टेबल, अलग अलग टेबल, उसी तरह हमारे संविधान में भी कुछ विशिष्ट जानकारियों के लिए क्या कर दिया गया, अलग से इंडेक्स डाल दिया, ताकि कोई आर्टिकल बहुत लेंदी ना हो जाए, कोई अनुच्छेद बहुत लंबा ना हो जाए। इसलिए कुछ विशिष्ट जानकारियों के लिए अलग से क्या कर दिया गया, अनुच्छेद मतलब क्या डाल दिया गया, अनुसूची डाल दिया गया। अब यार सभी सवाल का जवाब मिलेगा, थोड़ा सा ना धैर्य रखिएगा आप लोग, है ना, सभी का जवाब मिलेगा। अलाउ होता है, अगर आप पास वगैरह लेते हैं तो वहां पर मतलब अलाउ होता है, ऐसे नहीं, लोग जाते हैं नॉर्मल भी। अब हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी क्या है। अनु डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये किसमें है? हमारे संविधान के भाग 4। इसमें वैसे प्रोविजन है जिसको कहा गया है कि राज्य इसे अपने कानून निर्माण के दौरान क्या करें, लागू करें। डीपीएसपी पे जब हम आएंगे तो उसे हम पढ़ेंगे डिटेल। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में क्या क्या है एट प्रेजेंट, वर्तमान की जो स्थिति है, तो दोस्तों आर्टिकल्स कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं? टोटल आर्टिकल वर्तमान में कितना है? 445 अप्रोक्स है। पार्ट कितना है टोटल हमारे संविधान में? भाग कितना है वर्तमान में? 25 है। और स्केड्यूल यानी कि अनुसूची कितनी है वर्तमान में हमारे संविधान में? स्केड्यूल है टोटल 12, यानी भाग कितना है? 22 वर्तमान में। अनुच्छेद कितने हैं कुल? 445 के आसपास। और अनुसूची कितनी है कुल? अनुसूची है कुल, याद रखिएगा, 12। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। सर तीनों रीडिंग का डेट बता दीजिए अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो तो। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, विशाल वर्मा जी। हाँ, ड्राफ्ट में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
अंबेडकर वाला पॉइंट दोबारा बता दो, अंबेडकर वाला कौन सा पॉइंट था? मैंने बताया कि अंबेडकर जो थे, बी आर अंबेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर, है ना, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा संविधान है उसका मेन पेज किसने डिजाइन किया, संविधान को किसने लिखा है ना, संविधान का जो प्रियम्बल पेज है उसे किसने डिजाइन किया, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। ये समय ये डिलीट होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, ये नंबर, दिस नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बढ़ता घटता रहता है ना, हो सकता है 445 तो कल 450 हो जाए, ये बढ़ता घटता रहता है ना, इसको याद रखना जरूरी नहीं है आपने, हाँ ये याद रखना है कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितने। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, याद रखिएगा हमारे संविधान का मैन पेज, जो मैन पेज है, यानी जो हमारा मैन पेज है संविधान का, आप देख सकते हो मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ किसने डिजाइन किया, याद रखिएगा, फेमस बंगाली पेंटर, फेमस बंगाली पेंटर नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने डिजाइन किया। यानी जो हमारे संविधान का जो मुख्य पृष्ठ है, आप खुद से भी देख सकते हो, है ना, गूगल में डालोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पहला पेज आएगा वो किसने डिजाइन किया है, वो डिजाइन किया है फेमस बंगाली पेंटर नंदलाल बोस ने। हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पेज, जो प्रस्तावना वाला पृष्ठ है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पेज, यानी जो प्रियम्बल पेज है, प्रस्तावना वाला पेज है, वो किसने डिजाइन किया है, याद रखिएगा, प्रियम्बल पेज जबलपुर, जबलपुर के पेंटर प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी वैभव, बिहारी नहीं, वैभव राम मनोहर, वैभव राम मनोहर सिन्हा, वैभव राम मनोहर सिन्हा ने डिजाइन किया। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया है, डिजाइन किया है, जो हमारा प्रियम्बल का पेज है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारे संविधान को इंग्लिश में, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा जदा ने लिखा। यानी इंग्लिश में जो हमारा संविधान है, हाथ से लिखा गया हमारा जो मूल संविधान है, हाथ से लिखा गया हमारा मूल संविधान, और जो हमारे संविधान को जो मूल रूप से जो इंग्लिश में जो लिखा है वो किसने लिखा है, वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने। पहले आप इतना लिखे फिर इसके आगे चलते हैं, दिखा देंगे भाई, पेज भी दिखा देंगे आपको ओरिजिनल वाला, है ना, आप ये खुद भी देख सकते हैं परीक्षित, है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो परेशानी हो तो बताइए, फिर हम चलते हैं। मूव करा आगे। नेक्स्ट याद रखिएगा, अब हिंदी में किसने लिखा है हमारे संविधान को, सवाल उठता है ना कि हमारे संविधान को हिंदी में किसने लिखा है। चलिए देखते हैं, पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। प्रियम्बल का हिंदी होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना का पृष्ठ,
जो हमारा प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना वाला पेज है, वो किसने डिजाइन किया है? जबलपुर के पेंटर थे व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे संविधान को हिंदी में, हमारे संविधान को हिंदी में इसने लिखा है वसंत कृष्ण वैद, वसंत कृष्ण वैद ने लिखा है। हमारे संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद ने लिखा। इंग्लिश में किसने लिखा? इंग्लिश में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है शिवम लोढ़ी जी, है ना। हिंदी वाला जो वर्जन है वो किसने लिखा है? वो लिखा है वसंत कृष्ण वैद ने। और इंग्लिश में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक मोहर या संविधान सभा का चिन्ह क्या था, ये आपसे पूछते हैं कई बार। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का जो प्रतीक था, साइन, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, या संविधान सभा का चिन्ह क्या था, या संविधान सभा का साइन क्या था? तो याद रखिएगा हाथी। ये भी कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं। और याद रखिएगा, हमारे संविधान को आर्टिकल 393, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो संविधान है, संविधान का नाम, संविधान को भारत का संविधान नाम दिया गया। संविधान को भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो ये संविधान है, इसे भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, है ना। आर्टिकल 393, इसमें भारत के संविधान, इसमें संविधान को क्या कहा जाए? भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ऐसा लिखा गया है इसमें आर्टिकल 393। आखिर हमारे संविधान को किस नाम से जाना जाएगा? हमारे संविधान को भारत का संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, इस चीज को आप याद रखें। विनोद इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इंग्लिश में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, हिंदी में लिखा है वसंत कृष्ण वैद ने। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे संविधान सभा के अंदर कई सारी समितियां थी। ठीक है, कई सारी समितियां थी। हाथी जो है ये हमारे संविधान सभा का चिन्ह हुआ करता था, प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, है ना? संविधान सभा को एक साइन दिया गया था, वो था क्या? हाथी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है शिवम जी, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है ना। मैं एक ही चीज आपको बोल चुका हूं कई बार कि हिंदी में भी है मूल संविधान, हिंदी में प्रेम बिहार, हिंदी में किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद ने। और इंग्लिश में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, है ना। एक ही सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं। अच्छा, इससे भी स्लो पढ़ाना है, ये ज्यादा फास्ट है? बताइए। मैंने ये बताया यहाँ पर कि आर्टिकल 393 जो है, इसमें हमारे संबंध ये कहा गया कि हमारे संविधान को किस नाम से जाना जाएगा। आर्टिकल 393 में बकायदा लिख दिया गया है कि हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान इस नाम से जाना जाए। ठीक है, क्लियर? उर्दू में नहीं लिखा गया है आशुतोष, और ऐसे इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ज्यादा स्पीड मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत स्पीड है, ये तो बहुत नॉर्मल स्पीड है। इससे स्लो मतलब तो फिर तो हम कुछ ही चीजें पढ़ पाएंगे एक क्लास में, 2-3 पॉइंट लिख पाएंगे। अगर इससे भी स्लो चलना है तो बता दीजिएगा, हमें कोई समस्या नहीं। आप लोगों को अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा अगर स्पीड ज़्यादा है। चलिए अब देखिए, हमारे संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी, है ना। नेक्स्ट है, हमारे संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी, 22 समितियां थी।
यानी टोटल कितनी कमिटीज थी, टोटल कितनी कमिटी थी? 22। ये अलग अलग कमेटियों को अलग अलग कार्य दिया गया था। कुछ कमेटी थी उसको यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा उससे रिलेटेड काम दिया गया था कि यूनियन को क्या क्या पावर्स होंगे। कुछ कमेटी थी उनको फंडामेंटल राइट के ऊपर काम करना था। कुछ कमेटी थी उनको माइनॉरिटीज के ऊपर क्या क्या प्रोविजंस होंगे उस पर काम करना था। इसी तरह अलग अलग कई सारी कमेटियां थी, है ना, जिसके ऊपर मतलब जिसको डिफरेंट डिफरेंट क्या किया गया था, काम दिया गया। हम लोग जब बात करते हैं यहां पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं उसको याद रखना है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति की बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले कि इसका गठन कब होता है। इसका गठन, ये कॉन्स्टिट्यूट कब होता है प्रारूप समिति, तो इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं थे, है ना, पार्ट नहीं थे, उनको काम दिया गया था लिखने का। ठीक है ना थोड़ी साहब। दूसरा याद रखिएगा कि इसमें टोटल मेंबर कितने थे, टोटल सदस्य कितने थे, 7। बी आर अंबेडकर को मिला करके टोटल 7 सदस्य थे। इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे इसके डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ठीक है, इसलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माता इसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा टोटल कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7, और चेयरमैन कौन थे इसके, डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। बाकी के अन्य 6 मेंबर कौन थे उसको हम लोग देखते हैं। बाकी के अन्य 6 सदस्य कौन थे उसकी चर्चा हम पहले आप इतना लिखिए फिर चर्चा। संविधान टोटल लैंग्वेज, अब तब सवाल क्या है यार, पूरा सवाल लिख लिया करो, आधा सवाल लिखते हैं। क्या संविधान टोटल लैंग्वेज क्या, समितियों का मतलब कि अलग अलग कमिटीज, कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया, उनको दिया गया ये काम कि आप इस पार्टिकुलर फंडामेंटल राइट में क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके ऊपर वर्क करिए। वहां पर जैसे काम होगा तो अलग अलग कमेटियां बनेंगी डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन होना होता है, शादी होना होता है, बना देते हैं ना अलग अलग लोगों का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप, भैया तुम ना डेकोरेशन वाला काम देखना। 5-7 लोगों का ग्रुप, भैया तुम ना मतलब क्या करना, जो खाना वगैरह होगा उसका काम देखना। 4-5 लोगों का, भाई तुम बारातियों का देखना कैसे क्या हो। अलग अलग जैसे काम होता है उसी तरह संविधान सभा संविधान का निर्माण करने जा रही है, तो उसमें कई सारे प्रोविजंस जुड़ने हैं, तो अलग अलग समितियां बनेगी, अलग अलग समितियों को अलग अलग काम दिया गया। संविधान की टोटल लैंग्वेज कितनी थी, ये क्या क्या सवाल है। संविधान मैंने आनंद कई बार बोल चुका हूं मैं क्लास में, अगर तुम शुरू से क्लास में हो और तुम्हारा प्रॉपर अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो मैंने कई बार बोला कि मूल संविधान हिंदी में भी है, हिंदी में लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने, इंग्लिश में है, इंग्लिश में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, एम एन राय, राव नहीं एम एन राय थे नीरज, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, सबसे पहले संविधान सभा का डिमांड रखा था 1934 में। यही होता है जब आप बीच में आते हैं और बीच में जब आप अगर अचानक से क्लास कभी भी स्टार्ट करते हैं तो यही सारी समस्याएं आती है। आप संविधान की टोटल लैंग्वेज कितनी है ये पूछ रहे हैं, तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें कुल भाषाएं वर्तमान में 22 है ना, अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा मुद्दा है इसमें अन्य जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन से थे। पहले तो बी आर अंबेडकर थे, दूसरे सदस्य थे एन
गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट थे आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद थे के एम मुंशी। इसके बाद थे एन माधव राव, एन माधव राव। लेकिन एन माधव राव जो थे इन्होंने रिप्लेस किया था, इसका स्थान लिया था इन्होंने, रिप्लेस बीएल मित्तर, बीएल मित्तर का स्थान इन्होंने लिया था, है ना। और छठा टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। इन्होंने किसका स्थान लिया था, इन्होंने रिप्लेस किया था किन्हें, याद रखिएगा, रिप्लेस्ड डीपी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान, इसका स्थान लिया था इन्होंने। यानी कि पहले बीएल मित्तर थे, इनको रिप्लेस करके एन माधवराव, ये बीमार पड़ जाते हैं, और डीपी खेतान भी बीमार पड़ जाते हैं, तो टीटी कृष्णामाचारी इनका स्थान, ठीक है, क्लियर है। ये बीमार पड़ जाता है, बाद में उनकी डेथ हो जाती है मित्तर साहब की, तो एन माधवराव बन जाते हैं। फिर डीपी खेतान जी बीमार पड़ जाते हैं, तो टीटी कृष्णामाचारी उनका स्थान लेते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तभी तो करवा रहा हूं। बिल्कुल शिवम जी, पूरा ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है संविधान का, इसीलिए उनको कहा जाता है, उन्होंने संविधान लिखा नहीं है। हाँ, सबका नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये भी याद रखना है किसको किसने रिप्लेस किया, बीएल मित्तर को किसने रिप्लेस किया था, माधव राव ने। डीपी खेतान को किसने रिप्लेस किया था, टीटी कृष्णामाचारी। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है आप। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो बाकी और समितियां थी उसके कौन, ये तो हम लोगों ने चार पांच आगे चला, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। अब देखिए बाकी की जो समितियां थी, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, जितना मैं लिखा रहा हूं सारे आपको याद रखने हैं। यानी संघ संविधान समिति, इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट याद रखिएगा यूनियन पावर कमेटी, इंपॉर्टेंट है ये सब, यूनियन पावर कमेटी, इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद याद रखिएगा स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी, यानी इसे राज्यों से संबंधित समिति या राज्य समिति कह सकते हैं, राज्य समिति। इससे इसके भी हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसके बाद याद रखिएगा स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, यानी इसे बोलते हैं स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, संचालन समिति। इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद था रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसे हम कहते हैं नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम
एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके हेड कौन थे? इसके हेड भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके भी हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसे आप पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और भी अन्य कई सारी समितियां थी जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जितने भी पॉइंट मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट हैं सारे, क्योंकि पूरा ड्राफ्ट तैयार करना कि कैसे क्या हमारे संविधान को खाली एक एक चीज को सिलसिलेवार तरीके से रखना है ना, पूरा प्रिपेयर करना संविधान में कहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से आर्टिकल्स होंगे, भाग 1 में कौन कौन सा अनुच्छेद होगा, वो सब पूरा तैयार किया है उन्होंने। इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तैयार करवाया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, आगे याद रखिएगा नेक्स्ट और भी कमेटियां हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्लैग कमेटी, फ्लैग कमेटी या फिर जैसे झंडा समिति कहते हैं, इसके भी हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक इसके झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, झंडा समिति। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा नेक्स्ट है प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सरदार पटेल, सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहते हैं हम लोग प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों से रिलेटेड जो समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे सरदार पटेल। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला है फंडामेंटल राइट्स कमिटी या कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों से जो संबंधित समिति थी, इसके भी हेड कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति, इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी, अल्पसंख्यक समिति, इसके भी हेड कौन थे? इसके भी हेड थे सरदार पटेल। ठीक है, लेकिन वो जो आर्टिकल है शिवम जी, किस आर्टिकल में क्या होगा ये किसने डिसाइड किया है? ये पूरा ड्राफ्ट किसने तैयार, इन्हीं 7 लोगों ने मिलकर तैयार किया है कि किस आर्टिकल में क्या होगा, आर्टिकल 1 में क्या होगा, आर्टिकल 3 में क्या होगा, है ना, आर्टिकल 2 में क्या होगा, 5 में क्या होगा। ये पूरा ड्राफ्ट इन्होंने ही मिलकर तैयार किया है। इसीलिए ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चलें। और भी 3-4 कमेटी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर हम लोग चलेंगे। कमेटी असेंबली जो है, पूरा जो 299 सदस्यों वाली असेंबली थी, और उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे लोगों का समूह, जैसे संसद है, संसद तो पूरा लोकसभा और राज्यसभा उसको पूरा मिलाकर क्या है? संसद है। लेकिन हमारे संसद में भी तो अलग अलग समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति, कुछ लोगों का समूह जो कि कोई पर्टिकुलर काम कर रहा हो। संविधान सभा का काम क्या है? पूरा संविधान का निर्माण करना, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे समितियां बनाई गई। इनको कहा गया कि इनको दिया गया अच्छा मौलिक अधिकार में क्या क्या होना चाहिए, आप देखिएगा थोड़ा इसके अंदर माइनॉरिटीज के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, इसके बारे में आप देखिएगा। फ्लैग का क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी नाम था उनका,
अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला याद रखिएगा इसके बाद, फंडामेंटल राइट सब कमिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे, इसलिए इसको याद रखना। फंडामेंटल राइट सब कमिटी, फंडामेंटल राइट सब कमिटी, या फिर इसे बोलते हैं मूल अधिकार उप समिति या मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और इसके बाद एक और याद रखिएगा, वर्क कंडक्शन कमिटी, वर्क कंडक्शन कमिटी, वर्क कंडक्शन कमिटी, जैसे बोलते हैं कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। इसके हेड कौन थे? बस इतने आपको याद रखना है समिति में, कार्य संचालन समिति। इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख थे के एम मुंशी, के एम मुंशी। ठीक है, रिप्लेस किया गया था रागिनी जी टीटी कृष्णामाचारी के द्वारा, लेकिन किसको रिप्लेस किया था उन्होंने? तो डीपी खेतान को रिप्लेस किया था, डीपी खेतान को रिप्लेस किया था उन्होंने, है ना? क्लियर है? रागिनी, डीपी खेतान को रिप्लेस किया था किसने? टीटी कृष्णामाचारी ने। आगे चलें। अरे नहीं, बिल्कुल, क्या बताओ आशुतोष, क्या डाउट है तुम्हारा? इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब देखिए, जब पहली बार संविधान सभा का गठन होता है, तो जब उसके पहले क्या होता है, पहली बार हमारे देश में अंतरिम सरकार बनती है। कब बनती है? 2 सितंबर 1946। ये तो मुझे भी नहीं पता है कौन है, तेरे बंगाल के इतिहास वाले सर से पूछना। आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद बात करते हैं अंतरिम सरकार जो होता है। पहली बार अंतरिम सरकार का गठन होता है इंटरिम गवर्नमेंट का, यानी टेम्पररी गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी गवर्नमेंट। जब तक कि नई सरकार बनकर ना आ जाए, जब तक कि चुनी हुई सरकार नहीं आ जाए, तब तक के लिए अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब? 2 सितंबर 1946। और उसमें कौन क्या थे, यहां से आपसे सवाल बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा, पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट का, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन, जिस समय भारत और पाकिस्तान अभी साथी है, का गठन कब हुआ है? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ, 2 सितंबर 1946 को। और इसमें कौन क्या थे, तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सा विभाग मिला? ये थे पहले तो, ये थे क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, यानी कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष थे, है ना? वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, पहला तो इनको ये डिपार्टमेंट दी। और दूसरा याद रखिएगा, इनके पास क्या था? फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स था, यानी विदेश मंत्रालय भी इनके पास। जब पहली बार अंतरिम सरकार बनी थी, ये तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद के ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। और दूसरा इनके पास क्या था? विदेश मंत्रालय दिया गया था इनको। दूसरे थे सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? इनको मिला था दोस्तों होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स। और दूसरा क्या मिला था इनको, तो याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मिला था इनको। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए। ये तो क्योंकि उन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका, है ना, तो इसीलिए।
लीजिए मैं लिख देता हूँ हिंदी में। गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण, ठीक है। चले आगे। 1946 है, नॉट 49। 1946 में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन होता है। गांधी जी कहीं नहीं है इसमें, है ना। ना तो गांधी जी संविधान सभा के हिस्सा थे, ना ही सरकार के हिस्सा थे, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है यहाँ पर हमारे देश की। गांधी जी के बारे में आप पढ़िएगा हिस्ट्री में, यहाँ पर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स। गांधी जी आएंगे आपके इतिहास में। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर अभी प्राइम मिनिस्टर के पद का गठन ही नहीं हुआ अभी अंतरिम सरकार में, है ना। इंटरिम गवर्नमेंट का हिंदी है अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जब भारत आजाद होगा, अभिषेक, और भारत की आजादी के बाद जब अंतरिम सरकार बनेगा तब उसमें ये राष्ट्र को क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे जवाहरलाल नेहरू। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है। भारत जब आजाद होगा, अभी कब, 1946 की बात हो रही है, 2 सितंबर, भारत की आजादी के बाद फिर से अंतरिम सरकार बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान अलग, उसके बाद फिर से अंतरिम सरकार का गठन होगा, तब जवाहरलाल नेहरू जाकर क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, क्लियर। उस समय ये वायसराय था ना, वायसराय के अंदर ये सब अंतरिम सरकार के अंदर काम चल रहा था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत हुआ करिए। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर यानी खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल, इनको दिया गया लॉ, लॉ यानी कानून, यानी पहली बार देखिए बी आर अम्बेडकर नहीं है कानून मंत्री, वो कौन है, जोगिंदर नाथ मंडल है। कई बच्चों को लगता है जब पहली बार अंतरिम सरकार बनी थी तो बी आर अम्बेडकर थे वहां पर लॉ मिनिस्टर, नहीं, वो भारत की आजादी के बाद बनते हैं। अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार, कुछ समय के लिए सरकार, है ना, कुछ समय, जब तक कि सरकार चुन कर ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पांचवा, याद रखिएगा जोगिंदर नाथ मंडल के बाद अगला याद रखिएगा लियाकत अली खां, लियाकत अली खां इंपॉर्टेंट है। इनके पास क्या था, फाइनेंस मिनिस्ट्री था, वित्त मंत्रालय था। इसके बाद याद रखिएगा अरुणा अशरफ अली, अरुणा अशरफ अली, इनके पास क्या था, रेलवे था, रेलवे था। इसके बाद याद रखिएगा जगजीवन राम, जगजीवन राम, इनके पास क्या था, लेबर यानी श्रम मंत्रालय था। इसके बाद याद रखिएगा बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, इनके पास क्या था, डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा। इसके बाद याद रखिएगा टी राजगोपालाचारी, टी राजगोपालाचारी, इनके पास क्या था, इनके पास एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा। ये जब पहली बार अंतरिम सरकार बनी, पहली बार जब अंतरिम सरकार बनी, उसमें ये अलग अलग मंत्रालय इन अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया था। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं वित्त, इसको लिख सकते हैं रेलवे, इसको लिख सकते हैं श्रम, इसी तरह ये रक्षा, यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। 17 नवंबर नहीं, 17 अक्टूबर तक, संतोष 17 अक्टूबर लिखा है, देखिएगा जाकर। चलिए, तो अभी के लिए अब हम लोग इतना ही रखेंगे, क्लास का समय हो चुका है समाप्त। 7th नेम था टीटी कृष्णामाचारी, जिन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को। ठीक है, इसके आगे की सरकार की, आगे जो भारत की आजादी के बाद जो सरकार बनती है उसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और कल ही हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के स्रोत कि किन किन देशों से हमने कहां कहां लिया है ना, कहां से क्या क्या हमने लिया है।
पति और राज्य ये क्या होता है? पति क्या होता है पॉलिटी में? हाँ, चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में। कल हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।